अच्छा बेटा, सेक्शन बी देखिएगा, अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट 22 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले पार्ट बी मैंने आपको बोला कि आपने पढ़ना है हमेशा, तो देखें जरा। असेस वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be more useful to a business wanting to increase its total sales in a growing economy। ठीक है, तो एक्सीडी वर्सेस पीईएस, ये सवाल है आपका। पीईएस वर्सेस एक्सीडी। और पार्ट ए क्या कहता है? विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पीईडी क्या होता है भाई? For a product, and consider the extent to which it allows an entrepreneur to determine the effect of price changes on the total expenditure on their product। तो बेटा टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू है। तो कहता है कि यार हमारा प्रोड्यूसर प्राइसेस को हिला के किस तरीके से अपने रेवेन्यू को चेंज कर सकता है और किस तरीके से अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकता है। ठीक है, सिंपल सी यहाँ पे बात ये आती है। तो अब आइएगा जरा, पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है हम लोग कर रहे हैं। पहले तो आपको डिफाइन करना है पीईडी। डिफाइन पीईडी प्लस फॉर्मूला प्लस वैल्यूज। बेटा पीईडी जब आप डिफाइन करने, सॉरी, जब आप फॉर्मूला बताने जाएंगे तो आपने कंप्लीट वर्ड्स में फॉर्मूला लिखना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वेरिएबल फॉर्म में आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप बोलेंगे जी अब आप फॉर्मूला से इतने इतने वैल्यूज आएंगी, ग्रेटर देन -1 लेस देन -1, ये और वो सारी कहानी आपने उसको बता दी। डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है जी? इन इलास्टिक क्या होता है जी? ये बात आपने उसको बता दी, ठीक है। फिर अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे बताना स्टार्ट करेंगे किस तरीके से इलास्टिक के हिसाब से और इलास्टिक के हिसाब से हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। बेटा यहाँ पे आपने डायग्राम्स बनानी है, और वो याद होगा आपको, ओपी ए क्यू, ओपी बी क्यू, ये चीजें आपने इस तरीके से लिंक करके उसको बताना है। तो इलास्टिक में क्या है? आप प्राइस हल्की सी कम करते हैं, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ती है और रेवेन्यू बढ़ता है। यानी कि प्राइस और रेवेन्यू का यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप आ गया? नेगेटिव। इन इलास्टिक में प्राइस ज्यादा से बढ़ाते हैं, क्वांटिटी थोड़े से कम होती है और आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है। यानी कि प्राइस और रेवेन्यू इन इलास्टिक में कैसा रिलेशनशिप आ गया? पॉजिटिव। डायग्राम्स बनाएं, उसको एक्सप्लेन करें, और वो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। फिर वो आपका कंक्लूजन किस बेसिस पे जाएगा? कंसिडर द एक्सटेंट टू व्हिच इट अलाउज एन एंटरप्रेन्योर टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा आपने उसको बताना है किस तरीके से आपका रेवेन्यू लिंक कर रहा होता है। तो आप बोलेंगे कि यार फैक्टर्स ऑफ पीईडी पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी। किस तरह इससे भी डिपेंड करता है भाई? कि भाई हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो किसी भी गुड को इलास्टिक या इनइलास्टिक बनाती हैं, ठीक है। हमारे पास किसी भी गुड को इलास्टिक या इनइलास्टिक बनाती हैं। इसके अलावा कैलकुलेशन हमारी कितनी एक्यूरेट है। तो इन बेसिस को देखते हुए हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि यार वेदर हमें प्राइस बढ़ानी चाहिए या वेदर हमें प्राइसेस कम करनी चाहिए। क्लियर है भाई? ये वाला आंसर सबको 2 है। मोस्ट इफेक्टिव तरीका है कि रिसोर्स बुक में से भाई इसका खुला हुआ है, सारे सवाल माइक बंद उन्हीं करके बैठना। सवालों की तरह मोस्ट प्रोबेबली सवाल है। माइक ना खुला करें अपना। बेटा टीआर का फॉर्मूला आएगा बिल्कुल, जब आप डिफाइन करेंगे टोटल रेवेन्यू को तो उसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी के ऊपर। क्या कहता है? असेस वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर यूजफुल टू अ बिजनेस वांटिंग टू इंक्रीज इट्स टोटल सेल्स इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि यार आप लोग बूम की तरफ जा रहे हो। इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आए जरा,
कैसे आपके पास डेवलप होगी मार्जिन स्कीम? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। देखो, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे कहानी अपनी स्टार्ट करनी है बाय डिफाइनिंग, क्योंकि देखो नॉलेज के तो मार्क्स आपके पास अब बी पार्ट के अंदर आते हैं। तो आप डिफाइन करेंगे पीईएस एंड एक्ससीडी। ज्यादा लंबा नहीं करना, सिंपली उसको एक्सप्लेन करोगे व्हाट पीईएस इज, व्हाट एक्ससीडी इज। यहाँ पे आपने उसको अपनी इंडिकेशन दे दी और आपने उस अपनी बातें जो है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद उसने बोला कि यार पीईएस और एक्ससीडी में से कौन ज्यादा यूजफुल है इन इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। सर जी बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं भाई? बेनिफिट्स के अंदर आप बेटा एक्ससीडी को लिंक करेंगे विद सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा मैंने पहले भी 50 मरतबा मना किया है, वापस से मना कर रहा हूँ। जब मैं बोल रहा होता हूँ चैट बॉक्स में कुछ ना लिखा करें, मैं किक करना स्टार्ट कर दूंगा। जब मैं टाइम देता हूँ ना क्वेश्चन पूरा करने के बाद, उस टाइम पे अपनी इनपुट दिया करें, बीच में मुझे डिस्टर्ब ना किया करें। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री लिंक करो, एग्जाम्पल्स दो। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दी हुई है। सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी भाई? सब्स्टिट्यूट्स के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कंपनी एक्स कंपनी वाई, क्लोज एंड वीक के साथ लिंक करें इसको, क्लोज एंड वीक। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आप पॉपकॉर्न एंड सिनेमा की बात कर सकते हैं, सिनेमा एंड पॉपकॉर्न, इसकी बात करें। एग्जाम्पल्स देना जरूरी है, ठीक है। अब आप इसके बेनिफिट्स बताएं कि जब हम लोग एक्ससीडी की बात करते हैं, वी नो हु आवर कंपटीशन इज, वी नो विच प्रोड्यूसर इज सेलिंग आवर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बेटा मोबाइल फोन वाले को पता है कि मोबाइल फोन का कवर कौन बेचता है, सही है। तो ये लोग आपस में स्ट्रैटेजीज इजीली बना सकते हैं। ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब ये है कि भाई ये लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग इजीली अपनी पॉलिसीज को और अपने जो हमारी जो क्या कहते हैं स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करके विद आवर कॉम्प्लीमेंट गुड या सब्स्टिट्यूट जो भी है उससे बातचीत करके हम लोग अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट है तो प्राइस कम करो, कॉम्प्लीमेंट्री है तो प्राइसेस बढ़ा दो, ताकि सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री है तो डिस्कशन करके प्राइसेस के साथ गेन करो ताकि दोनों की सेल बढ़े और दोनों का प्रॉफिट जो है वो होना स्टार्ट हो जाए, दोनों की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल हम लोग एक्ससीडी की बात कर रहे हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आप लोग बना सकते हैं। हाउ एवर ड्रॉबैक क्या है? बेटा मैं हर चीज लिखूंगा नहीं, खुद आप लोगों को लिखना, तभी मैंने कहा था नोटबुक और पेन लेके बैठे। हाउ एवर ड्रॉबैक यहाँ पे क्या है बेटा? एक्यूरेसी। भाई हो सकता है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट को अपना क्लोज सब्स्टिट्यूट समझ रहा हूँ लेकिन असल में तो साला वीक सब्स्टिट्यूट है। अब समझे, इसको ऐसे समझे कि पेप्सी ने 7 अप को क्लोज सब्स्टिट्यूट समझ के अपनी प्राइसेस गिरा दी, लेकिन पेप्सी को इस चीज का अंदाजा है ही नहीं कि 7 अप तो उसका वीक सब्स्टिट्यूट है। अब नुकसान किसको है यहाँ पे? नुकसान है पेप्सी को। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? भाई मैं मोबाइल बेचता हूँ, मैंने एक मोबाइल कवर वाले के साथ डील कर लिया है कि यार जो भी होगा ना हम लोग अपने रेवेन्यू को शेयर कर लेंगे, और जो है ना तुम अपने मोबाइल फोन की प्राइस, जो केस की प्राइस है, मोबाइल के कवर्स हैं, उनकी प्राइस कम कर दो, और मैं मोबाइल फोन को इस तरह हम लोग ऊपर नीचे प्राइस को कर लेते। हो सकता है वो मुझे धोखा दे दे भाई, हो सकता है मुझे धोखा दे दे, हो सकता है कि वो सारा प्रॉफिट खुद रख लें और चूना लगा दे मुझे। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती है, एक्यूरेसी आपको देखनी पड़ती है। ठीक है। अब ये चीजें आपके पास आ गई। अगर बात की जाए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर आप बोलें कि यार अब वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो चीजें मांग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज मांग रहा है, तो अपने पास इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए ना कि मैं उसको गुड्स एंड सर्विसेज बना के दूं। अब वो प्रोडक्शन का मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी औकात क्या है? वो पता चलेगा पीईएस से कि मेरी औकात क्या है, मेरे पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कि मैं फौरन से अपना आउटपुट बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता। ये सब किससे पता चलेगा? अब एक गधा स्टूडेंट पता है क्या करेगा? वो इलास्टिक इन इलास्टिक बताएगा और सारा टाइम इन पे लगा देगा बजाय इसके। समझे? बेटा 12 मार्क में कहानियां देनी होती हैं, आपको नॉलेज के सिर्फ 2 मार्क मिलते हैं। चाहिए? अब ये आपने बेनिफिट्स बताए पीईएस के। हाउ एवर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी। भाई अब मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, एक दुकान चला रहा हूँ, तो मुझे स्टॉक लेवल देखना पड़ता है, मुझे रॉ मटेरियल देखना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया रॉ मटेरियल, या मैंने स्टॉक लेवल गलत कैलकुलेट कर लिए हो, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरा पूरा स्टॉक कंट्रोल ऊपर नीचे हो जाता है भाई। पीईएस को इलास्टिक करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड। क्या पता मैं एक ऐसा गुड बेच रहा हूँ जो पेरिशेबल इन नेचर है, क्या पता मैं सब्जी बेच रहा हूँ या मैं फ्रूट बेच रहा हूँ,
यार वो तो खराब हो जाएगा ना, उसकी पीईएस तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता हूँ, उसको मैं इन इलास्टिक से इलास्टिक कभी लेके जा ही नहीं सकता ड्यू टू नेचर ऑफ इट्स गुड। समझे बात को? तो ये चीजें बेटा डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गुड पे, क्वालिटी पे। तो आपने पीईएस और एक्ससीडी दोनों के दो बेनिफिट दो ड्रॉबैक आपने बता दिए हैं। अगर नोट डाउन नहीं कर पाए तो ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग से वापस देखना इस क्वेश्चन, ठीक है? सारी चीजें हो गई। अब आ जाएंगे जी कंक्लूजन। कंक्लूजन के हिसाब से बताएं जी, ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर दोनों के लिए क्या क्या बेनिफिशियल है बिजनेस के लिए, पीईएस या एक्ससीडी? मैं बोलूंगा, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा ना, मैं बोलूंगा यार देखो दोनों का काम डिफरेंट है। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यार दोनों का काम डिफरेंट है। देखो दोनों के नाम में ही डिफरेंस है ना, एक सप्लाई के बारे में बता रहा है, एक डिमांड के बारे में बता रहा है। तो मैं उसको सिंपल सी ये बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखो दोनों का काम डिफरेंट है तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट को देख के डिसीजन ले लूं कि यार मैं अपना आउटपुट बढ़ा दूंगा। अब साला आउटपुट बढ़ाने के लिए तो मुझे यही चाहिए ना। अगर मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है, अगर मेरे पास प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो कौन मेरा चाचा आके सप्लाई बढ़ाएगा? समझे बात को? तो बेटा दोनों के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, दोनों के बारे में एक लॉजिक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रोइंग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपको अपने स्टॉक कंट्रोल देखने पड़ेंगे। ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब ये भी है कि बिजनेसेस आएंगे आपकी इकोनॉमी में, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं। अब वो नया बिजनेस जो मार्केट में आ रहा है, क्या वो आपका सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है, ये चीज को जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपने अपना कंक्लूजन डेवलप कर दिया। समझते हैं बात को? क्लियर है? सर अगर पीईएस को पीईडी पढ़ा जाए फिर कितने मार्क्स मिलेंगे? बेटा तो फिर तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे ना। या तो आपकी नजरें कमजोर हैं, क्या आप एस और डी के बीच में फर्क नहीं कर पा रहे? बेटा क्लास अपनी है तकरीबन 10 से ऊपर जाएगी। सर प्लीज पेपर पैटर्न समझाने थोड़ा कि 12 मार्क या 8 मार्क के क्वेश्चन को किस तरीके से लिखें। बेटा इसके लिए यूट्यूब पे एक वीडियो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है? उसको मैंने डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया। चले सर यार, सर थ्रेशोल्ड हाई होता है या लो? यार देखो इस तरह के सवाल जो है ना, थ्रेशोल्ड क्या होता है, आप थ्रेशोल्ड आप समझो थ्रेशोल्ड है ही नहीं। आप क्या थ्रेशोल्ड देख के पेपर देने जा रहे हो कि ए मारने के लिए पेपर देने जा रहे हो यार? 60 मार्क का पेपर है ना, अपना आप माइंड फिक्स कर लें कि मुझे 50 नंबर लेके आने। थ्रेशोल्ड को नहीं देखा करें कि थ्रेशोल्ड पे क्या हिसाब किताब चल रहा है। सर हाउ टू मेक प्राइस ऑफ गुड इलास्टिक इन इलास्टिक? प्राइस ऑफ गुड इन इलास्टिक, ये क्या सवाल है भाई? प्राइस कैसे इन इलास्टिक होती है? डिमांड इन इलास्टिक होती है या सप्लाई इन इलास्टिक होती है? बताएं भाई, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। सर केस स्टडी एंड पे करना बेस्ट है जी, बिल्कुल आपने एंड पे ही करना है केस स्टडी को। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देखो प्राइस इन इलास्टिक पे जाने के लिए ना, इन इलास्टिक से इलास्टिक, पहले तो इस चीज को समझो कि इलास्टिक सप्लाई इज बेटर देन इन इलास्टिक सप्लाई। किस तरह होता है? डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा लो, आप अपना आउटपुट बढ़ा लो, आप कैपिटल ज्यादा ले आओ, रॉ मटेरियल ज्यादा ले आओ, लेबर ज्यादा ले आओ। मैंने बताया था ना कि जब प्रोड्यूसर खुश होता है तो सप्लाई इलास्टिक होती है, और जब परेशान होता है सप्लाई इन इलास्टिक होती है। तो इस चीज को फॉलो करें। लेकिन हाँ, हर बार ऐसा भी नहीं है कि आप इलास्टिक सप्लाई कर सकें। अब जैसे मैं फ्रूट या वेजिटेबल की बात करूँ, तो वो तो बाय नेचर ही इनइलास्टिक है ना, उसको मैं कितना स्टोर कर लूंगा, 3 दिन 4 दिन, मैं हद मार के हफ्ता स्टोर कर लूंगा, हफ्ते से ज्यादा तो नहीं रोक सकता, खराब होगा। बेटा देखो तुम लोगों का अभी तक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया तुम लोगों के, पीएस और पीडी में क्या डिफरेंस है। मोस्टली लग्जरीज आर इनइलास्टिक। अबे भाई आपने मुझसे पूछा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता दे, यही पूछा ना आपने मुझसे। पीएस के अंदर कहाँ मैंने आपको बताया कि लग्जरीज है या नेसेसिटीज हैं या क्या है? बेटा नहीं करो ऐसे, ऐसा नहीं करो। प्रोडक्शन बढ़ाने से इलास्टिक होगी या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज?
प्रोडक्शन बढ़ाने से इलास्टिक होगी या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज विदाउट कॉस्ट इंक्रीज इलास्टिक होगी? प्रोडक्शन विदाउट कॉस्ट इंक्रीज इलास्टिक, दोनों से होती है, बट द सेकंड वन इज बेटर। जी मैंने एक कैम्ब्रिज के हिसाब से मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही मैंने मार्किंग की। शालिम बेटा, पीईडी और पीईएस आपके पास रिकॉर्डिंग है ना? पीईडी और पीईएस का एक मर्तबा लेक्चर खोल के देखें, सही है। अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करो, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या सवाल पूछा है, सही है। आपको खुद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह सारी बात। रिकॉर्डिंग्स को देखो, रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिया हुआ इसलिए आप लोगों को ताकि आप अपना रिविजन रखें। सर कैन वी राइट अल्फाबेट्स इनसाइड द बॉक्सेस ऑफ पीईडी डायग्राम टू शो टोटल रेवेन्यू? लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन साइड में नहीं लिखिएगा। इस तरह डायग्राम आपने बना दी और आप एरो बना के लिख रहे हैं जी ओ पी ए क्यू टी आर वन, ओ पी वन बी क्यू वन टी आर टू, ये नहीं करना है आपने, सही है, ये हरकत नहीं करनी है। रॉ मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट का क्या करूं मैं? सर टाइम मैनेजमेंट को कैसे? देखो बेटा, ये जो चीजें हैं ना, ये अभी आपकी पूछने वाली नहीं है, मैं वो ग्रुप पे वीडियो अपलोड करूंगा, वो देखना, उससे सारी बातें आपके पेपर से रिलेटेड जितनी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सर एक्ससीडी के 2 डायग्राम और पीएस का भी डायग्राम आएगा, बिल्कुल आएगा। सही है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर डायग्राम एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट्स आगे पीछे, कोई टेंशन नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनके बारे में इतनी फिक्र नहीं किया करो। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी कहता है द प्रोविजन ऑफ मैरिड एंड डीमैरिड गुड्स डिफर फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ अदर प्राइवेट गुड्स, ठीक है। Assess the view that consequences of imperfect information are more serious in a market economy than in a mixed economy. कहता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर इम्परफेक्ट नॉलेज ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू मिक्स्ड नॉलेज, सही। देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, with the help of examples explain the difference between free good and public good and consider the view that public goods can never be provided in a market economy। तो उसने 3 बातें पूछनी है यहाँ पे, शैतान ने 3 बातें पूछनी। पहली बात क्या पूछी उसने? फ्री गुड और पब्लिक गुड का डिफरेंस बताओ। दूसरी बात क्या पूछी उसने, मतलब सॉरी, ये 2 बातें इसने पूछनी, फ्री गुड और पब्लिक गुड, और तीसरी बात उसने पूछी कि यार व्हाई पब्लिक गुड विल नेवर बी प्रोवाइडेड इन अ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा देखें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए के अंदर आपने स्टार्ट करना है बाय डिफाइनिंग व्हाट फ्री गुड इज। डिफाइन फ्री गुड। फ्री गुड क्या होता है भाई? ये वो गुड होता है जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, अनलिमिटेड इन सप्लाई होता है। वेयर एज पब्लिक गुड क्या होता है भाई? पब्लिक गुड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ गई, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस एंड नॉन रिजेक्टेबल, ठीक है। ये चीजें आपने उसको पहले तो अपना एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पर भी आपने एग्जाम्पल देनी है। यहाँ पे जी आप एयर की एग्जाम्पल ले सकते हो, सनलाइट की एग्जाम्पल ले सकते हो, वहां पर आप आर्मी की एग्जाम्पल ले सकते हैं, आर्मी आ गई आपके पास बेटा, पुलिस आ गई, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया है उसको, सही। अच्छा जी, अब उसने बोला कि यार एक बात बताएं, पब्लिक गुड फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्यों जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर? तो पहले तो देखो आपने ये बताना है कि व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी, डिफाइन मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जहां पर नो गवर्नमेंट, जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं होती, नो गवर्नमेंट, खुला मामला चल रहे होते हैं भाई, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अगर यहाँ पे पब्लिक गुड नहीं प्रोवाइड होता, क्यों नहीं प्रोवाइड होता, उसके पीछे एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। उसको एक्सप्लेन करो, उसको एक्सप्लेन करें भाई। प्राइवेट इदारा जो होता है उसका जो है वो मामलात होते हैं प्रॉफिट कमाना, वो थोड़ी देगा आपको मुफ्तखोरी, मुफ्तखोरी को एक्सप्लेन करें, मुफ्तखोरी क्या हो, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर आपने इसको कंक्लूजन में क्या बातें बतानी है भाई? आपने यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर और इवैल्यूएशन के अंदर किस तरीके से आपने उसको लेके चलना है। तो आप ये बात कहेंगे कि यार ये तो देखो डायरेक्टली हमारा वही चल रहा है ना, इवैल्यूएशन ही चल रहा है एक तरीके से, ठीक है, डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होते हैं, ये प्राइवेट इदारा कभी भी आपको नहीं देता, ठीक है। हाँ,
हत्ता ये सेमी पब्लिक गुड हो या क्वासी पब्लिक गुड हो तब समझ आता है, तब ये गवर्नमेंट आपको दे दे। अच्छा भाई, जजमेंट के लिए क्या लिखेंगे आप? जजमेंट आप सिंपल अपनी यहाँ पे ये लिख देंगे कि भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के साथ जजमेंट आती है। देखो फिर वही बात मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगा ग्रुप क्लास से। जजमेंट क्या है कि भाई क्यों प्राइवेट गुड में प्राइवेट मार्केट, यार देखो ना इस तरह ना मैं अपना फ्लो मेरा टूट जाता है। कौन है ये? प्राइवेट मार्केट में, फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्यों पब्लिक गुड नहीं आता, ये आपका जजमेंट बेस्ड है। तो आप इसी के साथ लिंक करके चलेंगे फ्री एडर प्रॉब्लम के साथ। और आप बोलेंगे कि यार देखो यहाँ पर पावर जो है ये एक प्राइवेट इदारे की होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट की पावर नहीं है। जब गवर्नमेंट की पावर नहीं है तो क्यों एक पब्लिक गुड यहाँ पे दिया जाएगा? ड्यू टू एक्सिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं और वो नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका 3A था। अब कोई सवाल है तो अब पूछो बेटा, ब्रेके लगाओ, अपने ब्रेक शू जाओ मैकेनिक के पास और ब्रेक शू अपना टाइट करवाएं थोड़े से। अब पूछे, कुछ पूछना है? सर रियल एग्जांपल्स देना जरूरी है? बेटा जरूरी नहीं है, रेकमेंडेड है, दे देते हैं तो अच्छी बात है, आपके चांसेस ऑफ ए बढ़ जाते हैं। पब्लिक गुड के नेचर बताने हैं तो बेटा जब मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया तो इसका मतलब है पब्लिक गुड के नेचर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, नॉन रिजेक्टेबल, ये नेचर ही। ठीक है, और कोई सवाल? सर मॉक में 32 मार्क, यार 32 मार्क आए हैं, सीआई में आ जाएंगे तो बेटा आप पे डिपेंड करता है ना, आप कितने मार्क्स लेके आते हो सीआई के अंदर, आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है सीआई में। सर आपने डायग्राम से स्टार्ट करने का क्यों मना किया है? कि बेटा एग्जामिनर इसको पसंद नहीं करता। प्राइस मैकेनिज्म आएगा, जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरत नहीं है। और कोई सवाल? और कोई सवाल? पार्ट बी पे चला जाऊं? पार्ट बी पे आ जाओ, चलिए। पार्ट बी क्या कह रहा है? द प्रोविजन ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट गुड डिफर्स फ्रॉम प्रोविजन ऑफ अदर प्राइवेट गुड्स। कहता है कि यार मेरिट गुड और डीमेरिट जो होता है ना, वो दूसरे जो प्राइवेट गुड हमें मिलते हैं उनके मुकाबले में डिफरेंट। Assess the view that the consequences of imperfect information are more serious in a market economy than in a mixed economy। कहता है कि मार्केट इकोनॉमी से ज्यादा ना हमारे पास बेटा, मार्केट इकोनॉमी में इसके थ्रेट ऑफ इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू मिक्स्ड इकोनॉमी। आइएगा जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पार्ट बी। अच्छा भाई, तो बेटा आपने पहले तो अपना एक्सप्लेनेशन देनी है, आपने डिफाइन करना है कि व्हाट मेरिट एंड डीमेरिट गुड इज, मेरिट एंड डीमेरिट गुड। उसके बाद आपने यहाँ पे बनानी है डायग्राम्स। क्या डायग्राम्स बनाएंगे? भाई मेरिट के अंदर आपकी डिमांड कम हो रही है और डीमेरिट में आपकी सप्लाई बढ़ रही है, ये रेकमेंडेड डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स बना दें तो आपके पास जो है वो मामला इजी हो जाएंगे। सही है। अच्छा, फिर आपने इसका लिंक करना है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज के साथ। लिंक विद लैक ऑफ नॉलेज। सही है, लिंक विद लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज के साथ आप इसको लिंक करो, आप फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लेके चलें। अच्छा, अब उसने आपसे पूछा भाई कि यार मेरिट और डीमेरिट में प्रॉब्लम क्या होती है, तो आप इसको बताएं जी अंडर एलोकेशन, ओवर एलोकेशन, यानी कि ओवरऑल आप मेरिट और डीमेरिट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि अंडर एलोकेशन हो रही है, डीमेरिट में ओवर एलोकेशन होती है। जबकि अगर मैं एक नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करूं तो वहां पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के थ्रू ऊपर नीचे मामला होते रहते हैं, इक्विलिब्रियम पे आप किसी ना किसी तरह पहुंच जाओगे। जबकि मेरिट और डीमेरिट के अंदर आप इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचते, आप इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचते, होना कुछ चाहिए, आप कहीं और बैठे हुए हो। ठीक है, तो उसने बोला कि यार असल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। सही है। तो अब सवाल ये है कि इसको खत्म कैसे किया जाए। अब इसको खत्म किस तरह किया जाएगा भाई, आप यहाँ पे ले आए गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। किस तरीके से? देखो लैक ऑफ नॉलेज की यहाँ पे उसने हिंट दी हुई है ना आपको, तो मेजर आपके पास रोल किसका आएगा इधर, एडवर्टाइजमेंट का। तो आप चाहो चाहो तो डायग्राम बना के दिखा सकते हो अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एक्सप्लेन कर दें।
कि डीमेरिट में हम लोग डिमांड को कम करवाएंगे और मेरिट में हम लोग डिमांड को बढ़वाएंगे, किस तरह बढ़वाएंगे, क्या बताएंगे, अच्छाइयाँ वगैरह, ये चीजें आपको पता। फिर आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड, ड्रॉबैक्स रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप और भी यहाँ पे बात कर सकते हैं भाई, लेकिन ज्यादा लंबी हमने, देखो ज्यादा हमारा मेन फोकस ये नहीं है, हमने इस पे लंबी नहीं करनी है, आप जनरल डिस्कशन करेंगे छोटी सी। आप चाहें तो आप यहाँ पे टैक्स एंड सब्सिडी से भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि डायग्राम बनाने की या डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपका मेन फोकस है ये, सही है, आपका मेन फोकस ये है कि भाई ये किस तरह डिफरेंट होता है और क्या इम्परफेक्ट से ही हमारे पास प्रॉब्लम आ रही होती है मिक्स उसके अंदर, फ्री मार्केट में। अब देखो ये सारी प्रॉब्लम फ्री मार्केट में आएंगी, ये सारी प्रॉब्लम किस में आएंगी, फ्री मार्केट में आएंगी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी। बट अगर ये मिक्स्ड में होता तब गवर्नमेंट ये काम कर सकती थी, इस तरह आपने उसको लिंक करके देना है। ठीक है, अगर ये मिक्स में होता तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती थी। कंक्लूजन कि क्या फ्री मार्केट के अंदर ऐसा होगा, हमेशा मेरिट डीमेरिट का प्रॉब्लम रहेगा, आप बोलेंगे यस। कंक्लूजन क्या होगा कि यार यस, फ्री मार्केट में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी, आप अगर नोट्स को याद करो तो मैंने वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि प्राइवेट इदारा वहां पे कंज्यूमर को तंग करता है और गवर्नमेंट डंडा लेके तैयार रहता है। जहां पर प्राइवेट प्रोड्यूसर ने उंगली की वहां पे गवर्नमेंट जो है वो डंडा मारता है उसको। और किस तरह डंडा मारेगा, इस तरह। ठीक है, तो बेटा फ्री मार्केट के अंदर, अच्छा ये बात भी लाजमी नहीं है कि इम्परफेक्ट, उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि यार क्या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन ही फसाद की जड़ है। तो मेरे हिसाब से देखो, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन फसाद की जड़ है, बिल्कुल है। बट और भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यार मेरे पास नॉलेज तो है बट पैसा नहीं है एजुकेशन लेने का, मेरे पास नॉलेज तो है बट मेरे पास हेल्थ केयर लेने का पैसा नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यार इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि व्हाई मार्केट फेलियर exists. But there are other problems in the economy as well, which can include lack of finance, which can include lack of income। इस तरीके से भी आप इसको अपना कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात बेटा इस क्वेश्चन के ना, समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी। कंक्लूजन में लिख सकते हैं प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता तो एग्जाम्पल पोलियो टॉप। बेटा बात पता है क्या है कि होता तो प्राइस मैकेनिज्म ही फॉलो है, बट आपने ऐसे एग्जांपल दी पोलियो के कतरे। अब आप गांव देहातों में चले जाए, नहीं पिलाते माँ बाप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे, इसके पीछे रीजन क्या है, वही लैक ऑफ नॉलेज, जहालत। उनको लगता है भाई पोलियो जो है वो कोई और नई बीमारी पैदा कर देगा, ये जो कतरे हैं ये कोई और नई बीमारी ले आएंगे। तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा ना, नॉलेज देनी पड़ेगी, समझे। और कोई सवाल। बेटा क्लियर है सबको। सर 12 मार्क के क्वेश्चन में कोई भी हो एडवांटेज, जी बिल्कुल एडवांटेज, क्योंकि टू साइड बात करनी है ना यार। सर रियल लाइफ एग्जांपल कैसे लिंक करनी है, बेटा रियल लाइफ एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि आप इन्फ्लेशन बता दें पाकिस्तान में कितना है, आप पाकिस्तान में फ्लड्स की बात कर लें, आप टर्की में अर्थक्वेक की बात कर लें, आप जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लें, आप इसराइल और फलस्तीन की भी बात कर सकते हैं, बट मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा कि वैसे ही यहूदी हैं और गोरे भी हैं, तो फिर भाई पंगा ही ना पड़ जाए आपके, ऐसा ना हो कि यूं ही दे दें। तो खैर बच्चे उस चीज से। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं कंट्री का नाम आंसर में। और बताएं, और कोई सवाल।